Very good morning, my dear students, and welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, student, today we will discuss about calculation of the transformer. In the last video हमने ट्रांसफार्मर समझ लिया था क्या होता है, वर्किंग समझे, उसकी कंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ा, उसके प्रिंसिपल को हमने पढ़ा, उसके वर्क और उसको हम यूज क्यों करते हैं वो भी रीजन भी हमने पढ़ लिया, सब कुछ हमने उसको रीड कर लिया था. हमारी कैलकुलेशन और लॉसेस पेंडिंग थे, तो ये वीडियो कैलकुलेशन और लॉसेस के लिए है. तो बेटा कैलकुलेशन कैसे की जाएगी ट्रांसफार्मर की, तो हमारे पास पता है हमें दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है. ठीक है, तो हमें उन कॉइल्स के बीच में फ्लक्स निकालना होता है. तो ध्यान से देखिए, ड्यू टू द स्मॉल चेंज ऑफ फ्लक्स d in a small time dt, the EMF induced in one turn, सिंगल टर्न में किसी भी कॉइल के सिंगल टर्न में कितना EMF इंड्यूस होगा, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज, तो हमें पता है कि E -d∅dt EMF प्रोड्यूस होगा. तो हम वो कहते हैं कि फिर जो फर्स्ट प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है, तो उनके अक्रॉस में, कंप्लीट कॉइल के अक्रॉस में कितना EMF इंड्यूस होगा. तो देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो है बेटा E -NP d∅dt. समझ पा रहे हो इस बात को. जो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज है, सिर्फ इसी को उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंडरी में भी टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे. सेकेंडरी अपॉन EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल, EMF अपॉन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d∅dt से d∅dt कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ns अपॉन n. इस EP को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है. सेकेंडरी कॉइल की हमें कैलकुलेशन निकालनी होती है, बिकॉज हमें पता है कि जो हमें आउटपुट लेनी है वो सेकेंडरी कॉइल से लेनी है. क्लियर? ठीक है. हियर ns/np जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ns/np को याद कर लेना, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो बेटा बस सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ये मेन फार्मूला जो इसका पता होना चाहिए. ठीक है, मेन फार्मूला सिंपल है ना, सिर्फ फ्लक्स निकालना है, दोनों कॉइल्स का फ्लक्स निकाल के डिवाइड कर दोगे, ये आ जाता है. ठीक है, ये थी बेटा कैलकुलेशन ट्रांसफार्मर की. तो हम इसके लॉसेस की बात करते हैं, तो कैसे कैसे लॉस होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर. नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, तो कंप्लीट नोट्स तुम वहां से बना लोगे, बट एक बार लॉसेस को समझ लो. जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लॉसेस को समझना भी बहुत जरूरी है. तो बेटा सबसे पहला जो लॉस होता है, फर्स्ट लॉस जो है हमारे ट्रांसफार्मर में, वो सबसे कम होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स लॉस. कल मैंने तुम्हें बताया था कि हम इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं. कहने का मतलब है सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं. सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकलती, उसी के अंदर रहती है. हम ये मानते हैं कि जो भी प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो सारा मैग्नेटिक फील्ड को, सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन सेकेंडरी कॉइल को लिंक करेंगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर है, कोई भी लाइन बाहर नहीं जाएगी. लेकिन जितना मर्जी हम कर ले, कोई ना कोई लाइन तो बाहर चली जाती होगी, तो उसको बोलते हैं बेटा फ्लक्स लॉस, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लॉस होता ही होगा. ठीक है, तो सबसे पहला बट ये मिनिमम होता है, ज्यादा नहीं होता, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्लक्स लॉस. फ्लक्स लॉस का मतलब है कि जो प्राइमरी कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 100% सेकेंडरी को नहीं मिलती, कुछ ना कुछ एक दो लाइन से बाहर जाती है. व्हाट दिस पॉइंट. सेकंड आता है बेटा इसके अंदर आयरन लॉस. अब आयरन लॉस का मतलब होता है बेटा कि जब हम आयरन की बात करते हैं, जो इतना बड़ा तुमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है, जब उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्यों चेंज होगा उसके अंदर, क्योंकि जो कॉइलिंग की हुई है तुमने, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो किस पे है, उसको वाइंड किस पे किया है, उस कोर के ऊपर ही तो किया है.
जब इतना तुम फ्लक्स चेंज करोगे प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का, तो उस कोर के थ्रू ही तो चेंज करोगे। वो सारा फ्लक्स किस में से ट्रैवल करेगा, सॉफ्ट आयरन कोर में से ट्रैवल करके सेकेंडरी में जाएगा। तो जब उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा कोर के अंदर, तो उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा। ये हम सब कंसेप्ट्स कर चुके हैं, क्योंकि ये एक शीट है, कोई वायर नहीं है, ठीक है। जब शीट की बात होती है तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसको हम आयरन लॉस बोल सकते हैं। हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा एडी करंट, हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस होगा। और उससे बचने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है, ऑलरेडी कल भी बताया था कि हम ई शेप का स्टेपल लेते हैं। इसके जो पूरा बड़ा कोर होता है उस कोर को स्टेपल्स की फॉर्म में कट कर लेते हैं, उनको लेमिनेट कर लेते हैं। ये कल बताया था मैंने जब तुम्हें डायग्राम बनाया था कि यहाँ पर हम एडी करंट कम से कम प्रोड्यूस हो तो हम एम शेप या ई शेप का बोल सकते हैं, ई शेप का स्टेपल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एडी करंट क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बेटा जो एडी करंट है, अगर तुम्हें एडी करंट में कंफ्यूजन है तो एडी करंट वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है बच्चों। यस ना, अब एडी करंट को कम करने का भी मैंने मेथड बताया था। करंट को अगर कम करना चाहते हो तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो टाइम को ज्यादा करो, टाइम ज्यादा यूटिलाइज करोगे तो करंट कम हो जाएगा। तो चार्जेस को चलने के लिए ज्यादा टाइम लगे तो उसका डिस्टेंस बढ़ाने के लिए ये हम शेप बना रहे हैं कि ज्यादा देर तक ट्रैवल करते रहे, एक साइकिल को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, करंट कम हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या होगा, एडी करंट कम बनेगा, हीट लॉस कम होगा। तो समझ आ रही है बेटा एडी करंट को कैसे कम किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आयरन लॉस समझ आ गया, हमें फ्लक्स लॉस हमें समझ आ गया। इसके बाद कॉपर लॉस भी होता है। कॉपर लॉस कैसे होगा, जो तुमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स ली हुई है ये कॉपर की है और इनमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर बहुत सारे टर्म्स हैं, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो लेंथ के कारण रेजिस्टेंस रहेगी, रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट होगा, फिर से हीट लॉस होगा। कॉपर लॉस में भी हीट लॉस ही होगा, आयरन लॉस में भी हीट लॉस होगा। तो समझ पा रहे हो, ज्यादा लॉसेस किसकी फॉर्म में हो रहे हैं, ज्यादा लॉसेस यहाँ पर हीट की फॉर्म में हो रहे हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक और लॉस आ जाता है हमारा, वो ये लॉस है जिसको हम नाम एक्चुअली क्या है कि ये वाला टॉपिक हमारा जो मैं अब नाम तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक हमारा सिलेबस में था, लेकिन इस कोविड के सिलेबस में वो टॉपिक डिलीट हुआ है, तो हमने वो टॉपिक किया नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब है कि जब तुम इसका बार-बार करंट चेंज करोगे, एसी करंट एक बार आएगा, जब बार-बार इसमें से करंट आएगा और जाएगा, और जो करंट आया तो ये मैग्नेटाइज हो गया, करंट गया ये डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर करंट आया मैग्नेटाइज हो गया, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जब बार-बार होगा तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइजेशन के केस में ये चीज फिगर हो जाएगी, तो फिर से हीट लॉस होगा। हिस्टेरिसिस लॉस में भी हीट लॉस, हिस्टेरिसिस का मतलब है बार-बार किसी मटेरियल का मैग्नेटाइज होना, डीमैग्नेटाइज होना, मैग्नेटाइज होना, डीमैग्नेटाइज होना, तो इसमें ऐसा होगा, तो ये भी क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप के लॉसेस हैं, तुम पढ़ सकते हो। और उसके बाद इसमें एक ऑयल यूज किया जाता है, इंसुलेटिंग ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। उसको क्यों यूज किया जाता है इंसुलेटिंग या ट्रांसफार्मर ऑयल को, सबसे बड़ा रीजन है कि स्पेशल काइंड का एक ऑयल होता है, स्पेशल उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसमें ऑयल नहीं करेंगे, इसको पूरा मैकेनिज्म को ऑयल में डिप नहीं करेंगे, तो एक तो इसका जो हीट लॉस हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका हीट लॉस हो रहा है, उस हीट को हम बाहर कैसे निकालेंगे। जैसे हमारी गाड़ी में कूलेंट वर्क करता है कि इंजन में कूलेंट चलता है और बाहर आता है, सारी हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रेडिएट करता है, ऐसे ही ऑयल इसके अंदर मूव करेगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा चक्कर लगाना चला जाएगा। तो ट्रांसफार्मर ऑयल हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, आयनाइज नहीं होता, और अगर वो आयनाइज नहीं होता तो उसके पास इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी भी नहीं होती, मतलब इंसुलेटिंग ऑयल होता है, ठीक है, उसका दूसरा नाम इंसुलेटिंग ऑयल है। तो ये प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम किसी का टेम्परेचर बहुत हाई कर दोगे तो वो वैसे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, किसी मटेरियल का अगर तुम ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो उसका टेम्परेचर हाई कर दो। तो अगर इतना हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा हो क्या रहा है, हीट लॉस हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर गर्म होने के कारण ऑक्सीडाइज ना हो जाए, जंग ना लग जाए, इसको ऑक्सीडेशन ना हो जाए, तो हम इसको ऑयल में डिप रखते हैं जिससे ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, ठीक है। और ऑयल की खुद ऑक्सीडेशन होती नहीं है, हाई टेम्परेचर पर उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप से हमें ऑयल्स की प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इंसुलेटिंग ऑयल होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली, आयनाइज नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी ऑयल की है, ठीक है। तो चलिए बेटा ये एडवांस वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तुम्हारे लिए और ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।